बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल शहजाद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? इब्तदाई तालीम सर मैंने हासिलपुर से हासिल की। तामीर नौ बेसिक मेरा स्कूल है, फाउंडेशन है मेरी। हाई स्कूल से मेरी मैट्रिक है। कॉमर्स कॉलेज से मेरा D.Com है और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी इस्लामी यूनिवर्सिटी से। लॉ की डिग्री मैंने हासिल की है ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। M.Phil हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में मैंने M.Phil कर रखा है। माशाल्लाह। ये मेरा जो तालीमी करियर है। ठीक जनाब, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? जी, वालिद साहब मेरे रेवेन्यू बोर्ड में मुलाजिम थे। अक्सर अदालत जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ करता था और वहाँ पे जब देखा करते थे वकला साहबान किस तरह से रिलीफ लेकर दे रहे होते हैं, डिस्कशन होती थी रेवेन्यू मेंबर्स में बैठ के। वालिद साहब वहाँ बिठाया करते थे, दिखाया करते थे कि ये देखें इनकी वजह से फ़लाँ आदमी को इंसाफ मिला। तो वहाँ से जहन बना लिया। मुझे शौक़ था PhD करने का, जो मैं अभी मेरे फाइनल थीसिस मराहल में मैं चल रहा हूँ। अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा वहाँ पे। ठीक। लेकिन वालिद साहब के कहने पे मैंने लॉ की फ़ील्ड ज्वाइन की, क्योंकि इसमें ये था कि कोई ऐसे भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जो फ़ीस अदा ना कर पाते होंगे लेकिन इंसाफ रेमेडीज़ चाहते होंगे। पॉसिबल है कि वो आपके पास आएँ। कभी बेटा उनको नाराज़ मत करना और उनके लिए, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनके जो भी मसाइल होंगे वो बेटा फ्री ऑफ कास्ट हल करना। जिसके लिए मैंने अपना आगाज़ प्रोफेशन का किया था टीचिंग से, बतौर CTI मुख्तलिफ़ कॉलेज में लेक्चर पढ़ाना। अर्निंग का ज़रिया मैंने रखा, जिस तरह लॉ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं। इधर मेरे भी 48 स्टूडेंट्स लॉ में इधर मौजूद हैं जिनको मैंने पढ़ाया, लॉ की तालीम दिलवाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से उन्होंने मुझे कामयाब भी किया। इसी ही मेरी काविशों की वजह से कि कोई जो बच्चा फ़ीस नहीं अदा कर सकता था उसको लॉ ग्रेजुएशन करवाई। अगर वो थोड़ी बहुत उसके पास पैसे होते थे, फ़ीस अदा ना करना, उन्हें पढ़ाना, गाइड करना, आज वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के वकील हैं। और एक ही मैसेज दिया था कि कोई अगर फ़ीस अदा नहीं कर पाता, कोई भी आसानियाँ पैदा फरमाओ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। मेरा एक ही मकूला हुआ करता था जिस पे मेरे वालिदैन ने मुझे कहा था, वालिद साहब ने कहा था कि बेटा इस पे अमल करना है। आगे मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अगर मैंने आपको पढ़ाया या आज इस नहज पे आप पहुँचे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये ओहदा दिया है, तो इसका ये है कि इसका फ़ायदा भी आपने लोगों तक पहुंचाना है और कोशिश करनी है कि आसानियां पैदा फरमाओ ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील की एक तो पंक्चुअलिटी सबसे पहली बात होती है ना, कि उसका पंक्चुअल होना, टाइम पे आना, टाइम से जाना, बल्कि लेट तक इंतज़ार करना। और जो हमारा अलमिया चल रहा है कि वकील साहब जो होते हैं एक तरफ से फ़ीस का पकड़ लेना और दूसरी तरफ से डिमांड करना कि मेरा ही अगर मुझे पेमेंट कर दे तो मैं इस तरह के मिसाइल कर दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि हमने जो हल्फ उठाया होता है हमें उसे हल्फ पे कायम रहना चाहिए। चाहे क्लाइंट गरीब हमारे पास आ जाता है, उसके पास इस्तात के मुताबिक पैसे नहीं है, वो आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हमें फिर भी चाहिए है कि उसी को डिफेंड करें, ना कि दूसरी पार्टी से पैसे लेके उसका केस ख़राब कर दिया जाए और उसके लिए रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, मुश्किलात पैदा की जाएं। फिर वही मेरा माकूला कि आसानियां पैदा फरमाओ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। जो भी हमारे पास साइल आता है, साइल क्या है? अल्लाह की शान है। हम सवाल अल्लाह से करते हैं और ज़मीन पर अगर हमें ये मनसब मिला है तो हमारे पास अगर कोई चल के आ रहा है तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है हम पे कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। हमारे पास कोई आदमी आ रहा है, कोई गरीब आदमी आ रहा है, कोई उसे रेमेडीज़ चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके मसाइल्स हैं, फैमिली मैटर्स के मसाइल हैं, किसी किस्म के भी हैं, सिविल्स के हैं जो प्रोलॉन्ग किए जाते हैं सिर्फ फीसों की मद में कि पेशियाँ ज़्यादा पड़ेंगी, पैसे ज़्यादा अर्न होंगे।
मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए अर्निंग का ज़्यादा ज़रिया जो होता है वो टीचिंग से निकालता हूँ, ताकि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वहाँ से मेरी मीट हो सके, और यहाँ पे अगर मुझे कोई कह दे तो ताकि मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा सकूँ। ठीक जनाब, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? वकील जो है एक सिर्फ बेसिक स्टून है। अगर वकील चाहे तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान के निज़ाम को भी बदल के रख सकता है। वकील चाहे तो हमारे अदलिया के निज़ाम को, अदल का निज़ाम जो कि अदल नहीं रहा, इंसाफ पे आ गया है। अदल मीन होता है कि मैंने अगर किसी से 20,000 लेना है और मुझे 20,000 लेकर और ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है वो भी लेकर दिया जाए, इसको कहते हैं अदल। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदल का निज़ाम तो रहा नहीं, इंसाफ है। इंसाफ होता है कि 20 लेना था, 10 में बात होगी, डील होगी कि 10 ले लो, चलो कोई नहीं होता, कुछ आप छोड़ दो, कुछ ये छोड़ दो, ये हमारा इंसाफ है। और बाज़ों का तो इंसाफ मिलना भी नामुमकिन हो जाता है। कुछ पार्टीज़, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ सियासतदान ऐसे उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो चटी दलाली भी करते हैं या कोई पैसों का लेन देन करते हैं कि हमें दें, हम आपका ये मसला रिजॉल्व करवा देंगे, और वो अंदर अपना, जिसे हम कहते हैं कि ठग की रोज़ी पहले आसमान पे होती है, अपना कमीशन लेते हैं और उसका रिजॉल्व करवाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ठीक, पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कानून, बार और बेंच दो चीज़ें हैं। ठीक, अगर बार और बेंच अपना सही किरदार निभा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम अदल की तरफ चले जाएंगे। अगर बार और बेंच में जी तनाव है, कॉलर का जिसे हम कह देते हैं, जी, अगर वो चीज़ आ जाती है तो यही हमारा गैप भी यही है कि बार और बेंच का जो है वो चोली दामन का साथ होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि कभी बेंच अपने आप को हायर तस्वर करता है और कभी बार अपने आप को कह रही होती है कि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन जब ये अपने मनसब पे ठीक जगह पे इंसाफ करना शुरू कर देंगे, पता वकील को भी सारा होता है कि जज साहब ने क्या किया है। कुछ होते हैं नायत भी कर देते हैं, कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। किसी की पसंदीदा शख्सियत कुछ और वकला होते हैं कि फ़लाँ के पास जाएंगे, तो कुछ हमारे इधर पहले एक मौसूफ रहे भी हैं जज साहब। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत तकलीफ़देह होती हैं। जब ये होता है कि फ़लाँ आदमी के पास ये केस लेकर आप चले जाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, और फ़लाँ के पास, जूनियर्स का भी यही प्रॉब्लम है कि नए जो आ रहे हैं उनको आने में प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं। कुछ बार और बेंच का इस तरह का तावन जो होता है वो भी, मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ और समझ भी आ रही होगी और कहना भी चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। उन्हें अपने बेंच को अपना मनसब, फ़राइज़ मनसबी पे सही तरीके से फ़राइज़ निभाने चाहिए, और बार को इसी तरह उनके कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए है और अपना रोब दबदबा नहीं बनाना चाहिए है। दोनों को अल्लाह को इन्होंने जवाब दे होना है, साइलिन इनके पास आना है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इन्हें अपने फ़ैसले करने चाहिए। जो कि पाकिस्तान में मुझे वो अदल और इंसाफ की, जिस तरह मैं तकरार करता हूँ, अदल तो हमारा ख़त्म हो चुका है, ये बार बेंच की वजह से ही, और इंसाफ भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि बार बेंच समझे और हम अदल की तरफ बढ़े, ना कि इंसाफ से आगे जाए। ठीक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए? एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि कुछ लर्नर्ड जो कौंसल हैं, जो जिस तरह सीनियर वकला अपने नाम बनवाते हैं, मनवाते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं, ट्रायल केसेस में पेश हो रहे होते हैं, जिस तरह के फ्रेश आते हैं, उन्हें कुछ भी प्रोसीजर का पता नहीं होता है, एक रट्टा लगाया, रट्टा के ज़रिए सिस्टम में हिस्सा बन गए, और उसके बाद उन्हें प्रोसीजर का भी नहीं पता होता। इवन के जो अच्छे वकील होते हैं फिर उन्हें टफ़ टाइम दे रहे होते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी ले रहे होते हैं और गिल्टी फील करवा रहे होते हैं, जो मैंने महसूस भी किया है अदालतों के अंदर। कोई भी फील्ड जो होती है ना, किसी भी फील्ड के अंदर जब किसी को लिया जाता है तो उसकी मैच्योरिटी को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, अगर मैं कहूँ कि मैंने मास्टर फ्रेश डिग्री की है या मैं CTI टीचर भी ना भर्ती हुआ हूँ, मैंने लेक्चरशिप देखी भी ना हो, अचानक मुझे दे दी जाए तो मैं ज़्यादती करूँगा उनके साथ जिन बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह जिस तरह ये फ्रेश कैंडिडेट्स को ये ले आते हैं, जिन्हें रट्टा लगा के जुडिशरी तो पास कर लेते हैं, लेकिन
उसका जो मनसब है, जिस सीट पर वो बैठे हुए होते हैं, प्रोसीजर जो होता है उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ होता, एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मेरा मानना ये है कि जब तक कि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने खुद ट्रायल फेसेस नहीं किए हुए हैं, उन्हें भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ रट्टे सिस्टम से ही जुडिशरी निज़ाम को, जजेस साहबान को तैनात करना, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि वो, मैंने देखा है कि वो नाकाम भी हुए हैं और उन्हें सबकी का सामना भी करना पड़ा है और वकील साहब की डांट का भी सामना करना पड़ा है और फिर फैसला भी उनसे कुछ गलत हो जाता है जब वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर वो लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से वकील फ़ायदा उठाता है और अपना काम कर जाता है। एक्सपीरियंस का होना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटर्नशिप का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको जज बना दिया गया है, जो उसने पास कर दिया है, जुडिशरी का पेपर पास कर दिया है, लेकिन उसके बाद उनकी क्लासेस होनी चाहिए, उन्हें टफ़ टाइम के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। उनसे छोटे छोटे फैसले किस तरह वो कर रहे हैं, आया कि उन पर उनकी ग्रिप है, कॉन्फिडेंस है, नहीं है, इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पोस्टिंग की जानी चाहिए। ठीक जनाब, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? सर, रूल ऑफ लॉ इस तरह है कि मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जी। शहद रखा हुआ था फ्रांस की सड़क पे, एक इंडियन वहाँ से गाड़ी रुकी है, वहाँ पे लिखा हुआ था इतने कैरोना यहाँ पे जमा करवा दें और ये डिबिया उठा कर ले जाएं। वो देख रहा है इंडियन, इधर उधर उसने नज़र दौड़ा कर देखा, कोई कैमरा नहीं है। हमें कैमरे की आंख भी देख रही होती है, हमें ये मुसलमान होते भी हैं, मुस्लिम, हमें ये भी डर है कि अल्लाह ताला भी हमें वाच कर रहे हैं जी। वहाँ पे उस एक इंडियन, एक सिख जी। वहाँ पे खड़ा हो के उसकी बातें मुझे क्लिक कर गई। रूल ऑफ लॉ की जब आपने बात की कि हमें रूल ऑफ लॉ हमने सीखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि उन्होंने किस तरह हमें दिखाया था किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, कि इवन कि किसी से वादा कर लिया है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं जब तक कि वो आ नहीं जाता और वो चीज़ ले नहीं लेता, तब तक उसी, बेशक उसका रेट बढ़ गया है, कुछ हो रहा है, उसका रेट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस शख्स का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएगा, फिर मैं उसको वो चीज़ दूंगा। ये हमने वहाँ से सीखा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होने के बावजूद भी हमने इन चीज़ों पर अमल नहीं किया। फिर वही बात मैं वहीं पे आना चाहता हूँ कि वो सिख साहब वहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे कैमरे की आंख देख रही है या नहीं, वो रब को नहीं मानता, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में इतना नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बात कर रहा है कि कुछ तो है कि हमें रूल ऑफ लॉ सीखने के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा। क्या सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पे कैमरा नहीं है, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई वहाँ पे स्लिप सिस्टम नहीं है, कोई चलान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस वहाँ पे एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उस अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, शहद की डिबिया उठाते हैं और अपने गाड़ी में वापस हो जाते हैं, या चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने पीने की, जितनी उस पर कीमत लिखी हुई है वो वहाँ पे QR कोड स्कैन किया हुआ है, स्कैनिंग करते हैं, पेमेंट हो जाती है, वो अपना जाके खाते हैं। अगर हम भी बीइंग अ मुस्लिम ये सोच लें कि चलो उधर तो वो कैमरे देख रहा था ना कि शायद मैं उठा के ले जाऊंगा, हमारा इंडियन पाकिस्तान का ये रूल होता है ना कि बस ठीक है, कोई नहीं देख रहा तो ले जाओ, ये चीज़ मेरी है, मेरे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है और मैंने उठा कर इसको लेकर जाना है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें अगर अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के जहन में ये बना लें कि हमें देखा जा रहा है, हमने रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, जो कानून बना दिए गए हैं हमें लाइन में लग कर करना है, तो हम लाइन में ही लग के वो चीज़ हासिल करनी है। अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं करना है, अपनी प्रायोरिटी कहीं पे, अपनी लेवल, अपनी मेंटालिटी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं सुपीरियर हूँ और ये इन्फीरियर है, मैं लाइन में क्यों लगूँ। मैंने बहुत से जस्टिन ट्रूडो को देखा, कनाडा के वज़ीर, आराम से लाइन में लगा हुआ है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। मैंने उर्दवान को देखा है, वोट डालने के लिए लाइन में लगा हुआ था, अपने वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन हमारी कौम के अंदर हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे अंदर जो थिंक टैंक बना दिए गए हैं, जहन बना दिए गए हैं, हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं है। अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए हम रूल्स की हर तरह की वायलेशन करते हैं। जब बड़े हमारे वो रूल्स की वायलेशन करते हैं, प्रोटोकॉल मांगते हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम प्रोटोकॉल, हर आदमी उसी रैंक का जिस लेवल पे वो मौजूद है उस चाहता है कि मुझे उसी तरह का प्रोटोकॉल मिले। पहले हमें ये शाहाना ज़िंदगी, ये प्रोटोकॉल्स अपने लेवल, बड़े लेवल पे हमें ख़त्म करने होंगे। जब वो ख़त्म होंगे, जिस तरह उनका वज़ीर आज़म, उनका सदर साइकिल पे जाता है, हमें भी उसी तरह की सादगी को अपनाना होगा। जिस तरह का हमारा मुल्क है, हमारी शक्लें दिखा के हम मक्खियाँ बैठ रही हैं,
रोटी के टुकड़े जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, ये दिखा के हमें ग्रांट ली जाती है, सलाब फंड लिया जाता है उनसे, फिर IMF के तरले लिए जाते हैं और बाद में क्या होता है, पैसों को बंदर बांट हो जाती है। जब IMF का कर्जा आ जाता है तो बंदर बांट होती है कि फ़लाना MNA को इतना दे दो, फ़लाने को इतना दे दो, ये डेवलपमेंट फ़ंड हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जिसकी वजह से किसने कर्जा उतारना है। लेना बहुत आसान है, लिए जा रहे हैं कर्जा, लेकिन उतारना किसने है। हम पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी आसाइश ज़िंदगी जो है, उनकी लग्जरी लाइफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल जो है वो हमारी समझ से बाहर है। वो मल्टीप्लाई, एक तो होता है ना सिर्फ मल्टीप्लाई होना, ये तो कोई मल्टीप्लाई से कोई बहुत सारा वर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा कि दिनों में उनकी चीज़ इनकी स्टील मिलें जो है कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान की खसारे में चली जाती हैं। उनकी एयरलाइन जो है आमदनी दे रही होती हैं, हमारी एयरलाइन जो होती है खसारे में चली जाती हैं। मुल्क को डुबोया जा रहा है और अपने कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। पहली बात यह है कि या तो ये सियासत करें या फिर कारोबार करें। आइन छोड़ें सियासत, बिज़नेस करें। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके कारोबार बहुत फ्लोरिश्ड हैं, आप लोगों को कारोबार करना चाहिए, मुल्क की इकानमी में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हम जो है दूसरे 28 मुल्कों में अपने कारोबार करने पसंद करते हैं। जब हम ये कारोबार बाहर करना छोड़ देंगे, अपने मुल्क को तरजीह देंगे, अपने ब्रांडेड पाकिस्तानी चीज़ों को लॉन्च करना शुरू करेंगे, तभी जाके मुल्क के अंदर तब्दीली आ सकती है। वरना मेरे ख्याल में हकीकी तब्दीली नामुमकिन है। वो ख्वाब ही रह जाएगा जब तक इम्पोर्टेड हुक्मरान हम पर मुसल्लत रहेंगे। ठीक, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम पर आपका क्या तबसरा है? बिल्कुल फर्टाइल है, फरसूदा है। हम मशीनें पैदा कर रहे हैं, वो रट्टे वाली रोड सिस्टम है, टोटल रटा सिस्टम है। क्रैमिंग को तरजीह दी जाती है, उसका टैलेंट नहीं चेक किया जाता। रोड मैप ही नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। उधर छोटे लेवल पे ही अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। अखलाकियात का दर्स हमें कहा गया था कि बच्चे को 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज के लिए राग़िब करना है, उसको बड़ों से मिलने का तरीका सिखाना है। हमने सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया, हम उन्हें उन तरीक़ों को छोड़ दिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब फ़िनलैंड टॉप पे जा रहा है एजुकेशन के अंदर हवाले से। क्यों टॉप पे जा रहा है? वहाँ पे क्या है कि फ़िनलैंड में अखलाकियात सिखाई जाती है बच्चे को। बच्चे का बैग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च टाइम रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन है। एक बच्चे को अगर थंब के साथ मिलना है, एक हैंडशेक करना है, तरीके हैं। हर बच्चे की एक नफ्सियात को, साइकी को देखा जा रहा होता है। उसकी साइकी के मुताबिक उसका देखा जाता है कि इसको आर्ट की फील्ड में लेकर जाना है, इसको साइंस की फील्ड में लेकर जाना है, इसको टेक्नोलॉजी की फील्ड में लेकर जाना है। वो टीचर उसका माइंड बना रहे होते हैं। ऐसे नहीं यहूदी कहता कि मेरा यहूदी बच्चा जो है कम से कम 80 बच्चों से ज़्यादा बेहतर है। वो अपने बच्चे की छुपी हुई पोटेंशियल्स, उसकी जो सलाहियतें हैं, उसका पोटेंशियल, वो उसको ग्रूमिंग करने के लिए, उसको निखारने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसकी स्किल्स को ढूंढा जा रहा है। हज़रत अली मौला का कौल है कि हर आदमी को एक मखसूस काम के लिए पैदा किया गया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सबको एक ही काम के लिए पैदा किया गया है। बस FA करो, BA करो, MA करो, MPhil करो, PhD करो और बेरोज़गार बन जाओ। कोई स्किल नहीं है, कोई हमारे पास हुनर नहीं है। फ्यूचर कैसे गुजारना है हमें पता ही नहीं, फ्यूचर लाइफ क्या होगी। और नौकरी की दौड़ में लग जाओ। PhD आदमी भी वो कलर की नौकरी ढूंढ रहा है, MPhil आदमी भी। ये नहीं कि हम स्किलफुल आदमी पैदा करें। हमारी गवर्नमेंट को इतनी इस्तात नहीं है कि हम मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे इनकी दर्जाबंदी की जाए, इनको क्लासिफाइड किया जाए, इनको अलहदा किया जाए। सर ये तो पतंगे जो होते थे वहाँ से हमने सीखा है कि पतंगे जो होते हैं, कमज़ोर पतंगों को अलहदा, उनके अंडों को कर दिया जाए, और जो अच्छे हेल्दी अंडे उनको अलहदा कर दिया जाए, तो आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अच्छे बीज की बिजाई करने से अच्छी पैदावार हम हासिल कर सकते हैं। तो क्यों हम इधर क्यों नहीं? ये भी तो हमारे ही है ना मुस्तकबिल, इन्होंने पाकिस्तान इन्होंने चलाना है। क्या ऐसे ही पाकिस्तान को हमने चलाना है? हमारे हुक्मरानों की तवज्जो है ही नहीं तालीम की तरफ। मेरे ख्याल में ये जो 5-6 साल गुजरे हैं तालीम पे सबसे भारी हैं। लाखों की, करोड़ों की तादाद में, अब तो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मैं कहूँगा कि आने वाली नस्ल जो है वो तालीम से आरी होती चली जा रही है। क्योंकि तालीम, हमें लोग समझते तालीम एक ज़रिया है आमदन का। तालीम ज़रिया आमदन का नहीं है, तालीम शऊर आगाही का ज़रिया है। तालीम हमें शऊर देती है, आगाही देती है, ना कि तालीम हम समझते हैं कि आमदनी देगी।
फिर उसका जो आम अनपढ़ आदमी होता है उसका कंपैरिजन करते हुए अपने बेटे को ऑटो का वर्कशॉप के अंदर लेकर जाता है, मोटरसाइकिल का या कार का मैकेनिक बना देता है। तो वो फिर कंपैरिजन करता है कि देखो मेरा बेटा 50,000 रुपया कमा रहा है, अब ये हुनरमंद हो गया, और आपका बेटा एमफिल करके नौकरी की तलाश में फिरता है और 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही। हमारे कहाँ नौकरियाँ कहाँ, जब हमने तालीम ही गलत दी है। अब बजाई की है मैंने गंदम की और काश्त करूँ, मैं कहूँ कि मैं कपास चुनना चाहता हूँ। जब हमने उसको तालीम दी है, उसके पास हुनर तो है नहीं, हमने तालीम दी है, अपनी फीसें बनाई हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बनी है, डिग्री कॉलेजेस की बनी है, गवर्नमेंट तो फीसें चार्ज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कौन सा हुनर दिया है एमफिल तक या पीएचडी तक, उसके पास कौन सी स्किल है? क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई आदमी मौजूद नहीं है जो बच्चे की ग्रूमिंग के बारे में जाने, उसकी पर्सनैलिटी को निखारे, उसके लेवल को देखें, उसकी मेंटालिटी को चेक करे और उसके बाद फैसला करे कि इसको मैंने किस तरफ लेकर जाना है, इससे क्या खिदमत लेनी है हमने। ये इस दुनिया में आया है हज़रत अली मौला के कौल के मुताबिक हर आदमी को एक मखसूस काम के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने अगर इसको इस दुनिया में लेकर आए हैं तो इससे मखसूस काम कौन सा लेना था? कुछ हमारा भी उस सातिज़ा कराम का, हमारे और ये जितने भी हमारे थिंक टैंक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो इसकी तरफ सोचना होगा और इनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करना होगा, इनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे और ये प्री क्लासेस से स्टार्ट होगा तो जाके हमारे फाइनल में जाके बच्चे कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये स्टार्ट में जिस तरह अब हम कहें वही गंदम की मिसाल, जिस तरह गंदम बिजाई की जाए, यानी कि हमारी प्राइमरी ही रुल रही है। सातिज़ा कराम ने जाके, अब मैं एक स्कूल का विज़िट के लिए थोड़े दिन पहले जाने का इत्तेफाक हुआ, 24 बच्चे 7 टीचर, और वो भी 24 का रिजल्ट क्या है, उनको ABC नहीं आती। ये हमारी प्राइमरी की बुनियाद है। और कुछ स्कूलों में तो हम जो रोज़मर्रा देख रहे होते हैं जानवर बंधे हुए। प्राइमरी स्कूल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी इतनी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, असातिज़ा जो हमने रखे हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं है। अब PhD लेवल को प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती कर दिया जाता है, वो खुद स्कॉलर है, एमफिल किया हुआ है, उसने रिसर्च वर्क किया हुआ है, PhD है, उससे वो काम लेना है। अब चाइना ही है, वो कहता है मुझे आप मास्टर डिग्री होल्डर दो, मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट करने वाले लड़के दो। वो हमारी क्रीम उठाए जा रहे हैं। पूरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ ऐलान कर रही हैं। आए दिन हम देख रहे हैं हमारा बच्चा अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, हमारी यूथ हमारे पास नहीं रह रही। क्यों? हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। वो पढ़ने के पैसे भी दे रहे हैं, वो उनकी फ़ीस भी माफ़ है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके हमारा बच्चा कामयाब हो रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वहाँ पे उसके थीसिस जो है अप्रूव्ड हो रहे हैं, उसके आर्टिकल जो है इंटरनेशनल मैगजीन्स में छप रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चा कोई पढ़ने चला जाता है तो उसको थीसिस लिखना पड़ जाता है तो मौत पड़ जाती है ना। उसका इंचार्ज जो होता है, जो अटेंडेंट जो होता है, वो उसको थीसिस के बारे में, इवन के सिनॉप्सिस के बारे में उसे गाइड नहीं किया जाता कि हाउ टू मेक द सिनॉप्सिस वेल। ये नहीं बताया जाता कि सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं। हमें ये नहीं पता रिसर्च प्रोजेक्ट होता क्या है, हमें बच्चों को गाइड क्या करना। हमने तो ऐसे ही पकड़ते हैं, पे करते हैं, सिनॉप्सिस लेते हैं बने बनाए और थीसिस लिखे लिखाए, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखे लिखाए लेते हैं और आगे पेश सबमिट कर देते हैं। और ये सातिज़ा ही पैसे कमा रहे होते हैं और वही उनको मशवरा दे रहे होते हैं, आएँ 5 लाख दें, मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ थीसिस, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट मेरे ज़िम्मे रह गया, मैं क्लियर करवा देता हूँ। हमारा तो ये है, हमारे तो नंबर ही वे सातिज़ा के हाथ में है। यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर उसके उस्ताद के साथ एफिलेशन है तो उसके नंबर हैं, ग्रेड हैं, वो पास भी होगा, सारा कुछ होगा। अगर उसकी टीचर के साथ एफिलेशन नहीं है तो उसकी हाजिरियाँ भी शार्ट है, वो डी ग्रेड भी होगा, फेल भी होगा, यूनिवर्सिटी भी छोड़ जाएगा। पढ़े ना पढ़े, साथिज़ा के साथ अटैचमेंट रखें, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के, रोज़ स्कैंडलाइज हो रहे हैं। तो कौन से स्टूडेंट हमारे कैसे निकलेंगे जब साथिज़ा खुद थीसिस अपने पे करके उन्होंने लिखवाए हैं, तो आगे भी वही तरीके सिखाए जा रहे हैं कि पे करें और थीसिस। सर ये रिसर्च वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे अंदर ना साथिज़ा के अंदर वो वर्थ है, ना हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, ना ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, बल्कि मशवरा दे रहे थे कि बेटा जाएँ UK जाएँ, USA जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, अपनी स्टडी वहाँ पे जाके कंप्लीट करें। यहाँ की तालीम को कोई नहीं मानता, वो खुद कह रहे होते हैं। हम भी कहने पे मजबूर हूँ, मैं खुद स्कॉलर हूँ, PhD का थीसिस का रिसर्च प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भी क्या जाता है कि सर पे करें और लें। क्या 6-6 महीने 7-7 2-2 साल पास नहीं करेंगे आपको, उनसे लिखवाएं, उन्हीं को आपने जाके वाइवा देना होगा, वाइवा आपका हक में होगा। अगर आप लिख लिख मर जाएंगे, गलतियाँ निकालते रहेंगे, सारी ज़िंदगी आपका यहीं गुजर जाएगा और घिसियाँ काटते रहेंगे, आपकी डिग्री आपको अलॉट नहीं की जाएगी जब तक ये। तो हमारी तो रिसर्च यूँ चल रही है,
तो हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट कहाँ आएगा। एक हमारी तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं है, बेस बेहतर नहीं है, इंटर लेवल पे कोई एक स्किल्स का प्रोग्राम शुरू नहीं होता, और इन द एंड जो होता है इसी तरह ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही आती है ज़्यादातर जो है तो जो रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ रुझान कर रखते हैं वो मूव होते जा रहे हैं। यूथ हमारी सारी तकरीबन मूव हो रही है, पढ़े लिखे जो हैं। ये तो इन्हें तब पता चलेगा ना कि ये जब हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह के एक मुल्क के अंदर जब उनकी लैंग्वेज बोलने वाले बंद हो गए, ख़त्म हो गए, तो उन पर कब्ज़ा कर लिया गया था। सिर्फ बूढ़े उनकी लैंग्वेज बोलते थे, बाकी नहीं बोलते थे, और उन पर काबज़ कर दिया गया था। जब हमारी यंग जनरेशन सबसे दुनिया में टॉप पे जा रहे हैं, हम यंगस्टर जो हैं पाकिस्तान के अंदर 60 to 70% है, और वो रो रहे हैं। जापानीज़ जैसे लोग, जापान जैसे लोग जो है ना, वो तरस रहे हैं कि काश हमारी उनकी 20% भी नहीं है। और हम यूथ के साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क से निकाल रहे हैं। और हमारे तो इधर माशाल्लाह मंत्री साहब भी कह देते होते हैं कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बड़े आसानी से कहते हैं बाहर जा रहे हैं जी, सारे जा रहे हैं जी, कुछ वर्क पे जा रहे हैं, कुछ विजिट पे जा रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहते फिर क्या हुआ। तो ये तो हमारी सोच है, हमारी मेंटालिटी है कि हमारी यूथ के बारे में जिन्होंने फैसले करने वो कहते तो फिर क्या हुआ, सारे बाहर चले जाएं पीछे। तो जब हमारे पास अपनी यूथ नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, और उन्हें दर्द नहीं होगा, वो खुद से रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं करवाएंगे, आर्टिकल्स की तरफ बच्चों को नहीं लेकर आएंगे, तो तबाही है हमारे निज़ाम की। ठीक जनाब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन हासिलपुर के। आपने इस टेनोर में आपकी रजीम ने इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाई? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे दरीना ख्वाहिश थी हमारे वकला साहबान की मुहाफ़िज़ खाना, ठीक, पहले नंबर पे, जिसको फ़ाल करवाने के लिए अभी सरदार साहब को, एडिशनल सेशन जज साहब को मदऊ भी किया गया कि एज़ाज़ में इधर आने पे इधर इस्तकबाल भी किया गया, उनको वेलकम कहा गया, जिसमें उन्होंने हमसे वादा भी किया। और ये दरीना मुतालबा इंशाल्लाह हमारे टेनोर के अंदर पूरा करने का उन्होंने हमसे वादा भी किया, और इंशाल्लाह फ़ाल होने वाला इसी मंथ के अंदर वो फ़ाल हो जाएगा। जो कि हमें नकल फॉर्म के लिए हमें जाना पड़ता था, हस्बे ज़ाब्ता कापी जब लेती थी हम, बहावलपुर का सफ़र करना क्लाइंट के लिए बहुत ही तकलीफ़ दे मरहला होता था, वकला के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी। अब ये मसला हमारे वकला साहबान का, दोस्त भाइयों का हल हो जाएगा। ये हमारी रजीम का, हमारे सदर, सेक्रेटरी और हमारे सीनियर्स मेंबर्स की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाल होने में सिर्फ विदिन अ डेज़ रह गए हैं, वीक्स भी नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि उसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है और वो कंप्लीट भी है हर लिहाज से, और ये सहूलत वकला को सबसे पहले इंशाल्लाह पहुंचाई जाएगी। दूसरी पे इधर है, क्योंकि हमारे पास चैम्बर्स का इशू है जी। एडिशनल सेशन जज साहब आए, उन्होंने शफकत फरमाया। चीमा साहब एडिशनल सेशन जज साहब, उन्होंने साइट विज़िट किया, कुछ जगह हमारे पास है मौजूद है, उन्होंने उसकी मंजूरी के लिए भी हमें एक नवीद सुनाई है कि आप जो यंगस्टर हैं दो दो को पैनल बना के एक एक चैम्बर के अंदर उनसे एप्लीकेशंस वसूल करें और अपने टेनोर के अंदर ही उनके हैंड ओवर करें, ताकि वो अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें और बैठकर अपना वकालत के शोबे को आगे बढ़ा सकें। तीसरे नंबर पे हम आते हैं तो एक और हमारी असल जो चैम्बर्स हैं वकला के 96 कनाल पे मुहित हैं, ठीक, उसके लिए भी काविश है। इंशाल्लाह हमारी वकला के लिए ये होगा कि उनको हर हाल में बेहतर तरीके से हैंड ओवर किया जाए, उसकी कुरानंदाजी करवाई जाए और वो भी उनके हवाले किया जाए, क्योंकि ये हम हाई कोर्ट के अहाते में है। हमारी चैम्बर जो है उसके लिए कॉलोनी जो बैक साइड पे है, इसकी जगह हम मुख्तस कर चुके हैं, उसके लिए हो चुकी कंप्लीट है, उसकी भी उन्होंने यकीन दहानी दिलाई हमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने, और इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि हम अपने टेनोर के अंदर कंप्लीट करके जाएंगे। बाकी लाइब्रेरी का मसला था, कुछ बुक्स उन्होंने दी और कुछ इंशाल्लाह बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, दी जाएंगी और रखी जाएंगी, और उनको बेहतर तरीके से वो भी बेहतर हो गया। उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं, कुछ मसाइल थे बिजली का, हमारा निज़ाम का, ट्रांसफार्मर का इशू बना हुआ है कि ट्रांसफार्मर ही नहीं है, और कुछ उनके मीटर्स का मसला है, उसके लिए भी हम एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंशाल्लाह इसी टेनोर के अंदर ट्रांसफार्मर भी रखवा दिया जाएगा। और वकला के जो हैं मसाइल, क्योंकि ये शहर से 8 किलोमीटर दूर है, पहले हमारी कोर्ट्स उधर हुआ करती थी, जब से इधर आए हैं ये टिब्बा था, वैरान जगह थी, इसको आबाद करने में हमारे सीनियर्स का, वकला का बहुत किरदार रहा है। जितनी भी रजीम्स आती रही हैं, हमारी भी यही कोशिश है उसको और ज़्यादा शजरकारी का, जिस तरह हमने मुहिम को आगे बढ़ाया जजेस साहबान की मदद से, और इसी तरह हमने मुख्तलिफ
साफ़ पीने के पानी का इंतज़ाम यहाँ पे वाटर फ़िल्टर प्लांट का, और फिर कुछ अंदर वकला के लिए ताकि इजी फील कर सकें। इस तरह कुछ सीटिंग प्लान को बेहतर बनाया और लाइब्रेरी की बुक्स को बेहतर। इंशाल्लाह इससे अलावा भी और भी जो कुछ हो सका वकला के फ़लाह बहबूद के लिए मज़ीद करेंगे। एक हमने वकला फ़ंड भी कायम किया है जी। ये हासलपुर की बार में पहली दफ़ा होगा कि खुदा न खास्ता किसी वकील का कोई मसला बन जाता है, ठीक है, एक वकील पे नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ हमने चंदा भी इकट्ठा किया है, उसका अकाउंट का बाकायदा खुलवाया गया है और ये इस रजीम को क्रेडिट जाता है। सदर सेक्रेटरी साहब, पूरी रजीम हमारी जो है इसमें सीनियर मेंबर्स शामिल हैं। अफजल धराला साहब पंजाब बार मेंबर हैं, उनके ताउन से, उनके चंदे से कुछ उन्होंने हमें दिया ताकि हमारे पास एक कलेक्टिवली फ़ंड हो जो इस्तात के काबिल हैं, जो दे सकते हैं, उसमें शामिल किया, उसको बनाया गया, अकाउंट खोला गया ताकि उसमें मेंबर बनाया गया। मियाँ अब्दुल जब्बार साहब को उसका बनाया गया परमानेंट और राना अब्दुल मजीद अमैर साहब को, ताकि कल कला किसी वकील का कोई हादसा, कोई मसला, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। अगर हो जाता है, हर ज़िंदगी मौत रब के हाथ में है जी। तकदीर के बारे में हम फैसला करने वाले कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए हमें प्लानिंग तो करनी होती है। उसके लिए यही किया है कि जिसका कोई थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए कोई ऑपरेशन का मामला है, उसका कोई टंग का फ्रैक्चर हो जाता है या उसकी डिमाइज़ हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास बार के अंदर फ़ंड किसी से लेने की बजाय हमारे उस फ़ंड के अंदर पड़ा हो और उस फ़ंड से हम आसानी के साथ उसका इलाज मुआवजा करा सकें या उसके वर्सा को दे के उसकी डिमाइज़ का जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व की जा सकें। ये हमारे कुछ थे कारनामे इस रजीम ने जो बेहतर तरीके से सर अंजाम दिए। बजट ना होने के बावजूद भी, हमें कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद भी, जिस तरह भी हैं दोस्तों को, सीनियर वकला को इस्तात जो रखते हैं, साहब इस्तात लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया और उसमें अच्छा फ़ंड बनाने में हम कामयाब हो गए हैं। और इंशाल्लाह इस तरह के अच्छी काम जो हैं तवक्को करता हूँ कि आने वाली रजीम जो होगी वो भी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखेगी। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर मैं समझता हूँ कि दोस्तों, वालिदैन, असातिज़ा, इनके बगैर हम सिफ़र हैं। हमने जिस तरह तालीम हासिल की, हमें ख़ुद नहीं पता था कौन सी फील्ड में कब चले जाना है। PhD करने के बावजूद या लॉ ग्रेजुएशन के बाद हमारा, लेकिन फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए चुना है और हो सकता है अल्लाह ताला ने हमसे ये मखसूस काम लेना है। प्रोफेशनल डिग्री ये हासिल कर ली, वरना जिस तरह के हालात हम देखते हैं MPhil PhD लोगों के लिए हो रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, कोई लीफलेट्स नहीं है कि जिस पे थोड़ा सा उसको तसल्ली हो सके, चलो 2 साल या 5 साल या 10 साल के बाद मुझे कुछ रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाने में असातिज़ा के बगैर अगर कहा जाए, टीचर इज़ एन लीडर, मैं कहता होता हूँ कि उस्ताद एक सीढ़ी की मानद होता है। उस्ताद का काम है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, ख़ुद तो वो बेचारा वहीं रह जाता है, लेकिन सीढ़ी जो होती है ऊपर तक लेकर जाती है। उनकी मेहनतों से ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर अच्छा उस्ताद आपको मिल जाते हैं, अच्छा माहौल आपको, एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो दिन दूर नहीं होता। माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, दोस्तों की प्यार शफ़क़त आपके साथ है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आदमी भी नाकाम होता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो है, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हुकूमत वक्त को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कुछ तालीम और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब की हैं उसकी तरफ इन्हें तवज्जो देनी होगी, वरना हमारी यूथ जो है सड़कों पे होगी और रुल रही होगी। और देख रहे हैं, रुलते हुए इस वक्त महसूस कर रहे हैं, अभी महसूस कर रहे हैं, कल इसके साथ क्या होने वाला है। यही फिर वो डकैतियों की तरफ, फिर वही कच्चे के डाकू, और फिर ये पढ़े लिखे लोग जब इस तरह बेरोज़गारी की चक्की में पिसेंगे। अब एक पढ़ा लिखा MPhil करने वाला या मास्टर डिग्री करने वाला ठेला तो लगाने से रहा, या तो उसको इतना हुनरमंद बना दो कि कम से कम वो कोई अच्छा ऐसा कोई स्किल उसको सिखा दी जाए तालीम के साथ साथ, ताकि वो अपना रोज़गार अच्छे तरीके से कमा सके। लेकिन हमारे अभी तक कोई ऐसी काविश हुकूमत वक्त की तरफ से नज़र नहीं आ रही, बल्कि एजुकेशन से लोग बाहर हो रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस है एक स्कूल का चलाने का अपना ज़ाती, उसमें मैंने देखा था कि एक ही साल में कवर्ड के बाद 150-200 बच्चे ने तालीम छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी? कि इसको मैं हुनर सिखा दूं, इससे गंदम की कटाई करवा लूं तो घर तो चलेगा, मेरे घर में दाने तो आ जाएंगे।
क्योंकि पहले उस स्कूल इसी स्कूल में ही मैं बच्चों को किताबें भी फ्री देता था, कुछ फ़ंड हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब तो कटौतियाँ ही करती है। हर जगह पे कोई है, चाहे वो टीचिंग शोबे में है तो वो भी परेशान है कि पता नहीं हमारे साथ पेंशनों का क्या होगा, और हम आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ ये क्या करने वाले हैं। वापडा वाले तो उनकी छाड़ बछाड़ उन्हें नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, जॉब्स के लिए लीफलेट्स नहीं हैं, यूथ जो है कहाँ जाएगी, मेरी समझ से बाहर है। जो तालीमी माहौल है उसके मुताबिक तो बच्चे एमफिल भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, लेकिन आया क्या हम उन म्यार पे वो पूरे उतरते हैं? हम उनको एमफिल की डिग्री अलाट तो कर रहे हैं, क्या उनको कुछ स्किल दे रहे हैं? ये सवालिया निशान है हुकूमत वक्त पर, एजुकेशनिस्ट पर। किस चीज़ की वो मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं, किस चीज़ के वो पैसे ले रहे हैं। खुद के तो आलीशान बंगले बन जाते हैं, उनकी अपनी क्वालिफ़िकेशन बेशक एफ़ए या ग्रेजुएशन भी ना हो, और वो तकदीर का फ़ैसला एमफिल स्कॉलर्स लोगों का, पीएचडी लोगों का कर रहे हैं। और जो सिफारिश पे चल रहा है सिस्टम, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह का हमारा निज़ाम चल रहा है, मैं तो मायूस ही हूँ। जिस तरह के हमारे हुक्मरान हमारे साथ तालीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा मिनिस्टर एजुकेशन नहीं आया जिससे हम कह सकें कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो, या दीनी तालीम पे तवज्जो दे दी हो, या दुनियावी तालीम पे तवज्जो दे दी हो, या स्किल्स पे तवज्जो दे दी हो। हमारी तीन ही तालीम है। दीनी तालीम हमें अखलाकियात सिखाती है, जो कि फ़िनलैंड जैसे स्कूल सिखा रहे हैं, फ़िनलैंड की कंट्रीज़ के स्कूल सिखा रहे हैं। हमारे अंदर अखलाकियात बच्चे को सिखाने के लिए टाइम ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो हैं, इतने इतने बड़े बैग लगा दिए जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं है, इतनी इतनी बुक्स हैं, कोई उसके पास नहीं है। ना हमारे पास वही अखलाकियात की भी कमी, एजुकेशन की भी, स्किल्स की भी। ये तीन चीज़ें, तीन स्टेप्स होती हैं एक आदमी को कामयाब बनाने के लिए, ये तीनों का ही हमारे पास फुकदान है। ठीक, आखिर में देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? वकला बरादरी से मेरा जो है आखिरी पैगाम, आप अगर पूछना ही चाहते हैं तो मेरा यही है कि जो हमने हलफ उठाया है, खुदा रहा उसकी पासदारी करें। अगर कोई साइल आपके पास चल कर आता है, खुदा रहा उसी को ही केस को हैंडल किया जाए, उससे इंसाफ दिलाया जाए, उसी रेमेडीज़ लेकर दी जाए। हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि उसको गुमराह ना किया जाए। दो रास्ते होते हैं, एक होता है कि सीधे रास्ते पर ट्रैक पर लेकर जाना, एक होता है घुमा कर, जिस तरह के हम लाहौर में जाते हैं ना, और पंजाबी में बाद में कहते हैं लोरी लाती होने मैंने जाना भी मैं इतनी सी, घुमा के फिर रक्षा उठी ले आके मेरे को पैसे चाड़ ले। तो रास्ते सीधा भी है, सीधे रास्ते से फ़ीस कम मिलेगी, उसको जब थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके जाएंगे फ़ीस ज़्यादा मिलेगी। तो खुदा रहा मेरी इल्तमास है, जो हमने वादा किया है, जो हमने हलफ उठाया है, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि सीधा रास्ते पे अपने क्लाइंट्स को लेकर चलूँ। उनकी जो जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उसने तो आके मुझे सुना दिए हैं। उनके दुख और उनकी परेशानियों को अपने ऊपर सवार करें और उनके दुखों का मदावा आगे से उनको रिलीफ़ लेकर दें। यही मेरी इल्तमास है सबसे, और यही दरख्वास्त है कि जी। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपका भी, आपने टाइम दिया। आवाज़ बहावलपुर, और एक अच्छी काविश है आप लोगों की, आवाज़ बहावलपुर। आप वकला की ज़ुबान बनते हैं, उनका पैगाम जो है आगे तक पहुंचाते हैं। कुछ हो सकता है मुझसे तलख अल्फाज भी बोले गए हों कुछ, क्योंकि देखें पढ़ा लिखा आदमी पीएचडी करके या लॉ ग्रेजुएशन करके दोनों फील्ड्स को देख के, उसके बाद हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे आने वाली नस्ल के साथ जो होने वाला है, जो अखलाकियात का मैं कहता हूँ हमारी बेसिक तालीम नहीं है, फिर उसके बाद हमारे पास स्किल्स नहीं है, दुनियावी तालीम नहीं है, तो हम आज देखें एक सुई बनाने से भी महरूम हैं। आज हम कोई भी चीज़ है वो बाहर से लाने पर मजबूर हैं, तो वो क्या है, डॉलर्स में हमें परचेज़ करनी पड़ती है। अपनी मेड इन पाकिस्तान को हम प्रमोट नहीं कर रहे। जब जिस दिन हमने मेड इन पाकिस्तान बनाना शुरू कर दिया और उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, उसी की ही इश्तहारबाजी अगर हमारे टीवीज़ पर होंगी और हमारे मीडियाज़ पे, सोशल मीडियाज़ पे दिखाई देंगी, उस दिन हकीकी तब्दीली आएगी, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।